दोस्तों को मेरा नमस्कार। और जैसे कि मैंने कैप्शन में लिखा भी है आज, क्या आपका जो मुद्दा है आज, कि पूरे देश के अंदर जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी भी ठीक ठाक समझ वाले बंदे को नींद आएगी या उसको चैन आएगा। जिसको सरकार से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना है, बहुत फ़ायदा लेना है, या आने वाले वक्त में किसी खास फ़ायदे की उम्मीद है, मुझे लगता है आज केवल वो इंसान बीजेपी की सरकार के साथ केंद्र में और हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के साथ होगा। मैं कोई पॉलिटिकल मतलब इंसान नहीं हूँ, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन राजनीतिक मुद्दों के ऊपर मेरी जितनी समझ है उस समझ का कारण है, मतलब मैं बार बार आप लोगों को और कई बार मैं अपने साथियों को भी बोलता हूँ कि उस समझ का एक कारण है कि मैंने इन पॉलिटिकल लोगों के साथ मैं रहा हूँ, मैंने काम किया है, आज भी उठना बैठना रहता है, और मुझे मालूम है कि आम आदमी को ये कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं समझते हैं। वो कैसे रणनीति बनाते हैं, किस तरह से ये खेल खेलते हैं, हम लोगों की ज़िंदगियां कैसे बर्बाद हो रही है, इसका प्रोजेक्शन हमें बहुत पहले हो जाना चाहिए जैसे ही कोई कदम उठाते हैं। जैसे इन्होंने एक एक करके अब शुरू में प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ाना, 2 रुपये से सीधा 20 रुपये कर देना और 20 रुपये से आज 50 रुपये कर देना। जब वो निर्णय ले रहे थे तो उस किस चीज की आड़ में पीछे छुप रहे थे, वो थी देशभक्ति। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि एक प्लेटफॉर्म को इन्होंने ये कह करके प्राइवेटाइज कर दिया कि हम इसको रख रखाव के लिए हम इस ग्रुप को दे रहे हैं। और जब वो रख रखाव के साथ साथ जब देखते हैं कि फिर ट्रेन में यात्रा करना भी महंगा हो गया है। अब ट्रेन की यात्रा को आम आदमी की यात्रा कहा जाता था, लेकिन अब वो बहुत महंगी होती जा रही है डे बाय डे। तो आप देखिए कि ये खेल क्या हो चल रहा है। मतलब आज के दौर में, मैं जब अभी की बात है, मैं जब आज आ रहा था रास्ते में तो बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं, आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे, 6 लेन 8 लेन हाईवेज बन रहे हैं। उनके ऊपर टोल टैक्स पहले से जो बने हुए हैं थोड़े बहुत, उनके ऊपर बहुत हैवी टोल टैक्स लगे हुए हैं। हालांकि गड्ढे आज भी बहुत गहरे गहरे हैं उनके अंदर, बाइक वालों के लिए वो किसी मौत के सबब से कम नहीं है। लेकिन टोल टैक्स होते हुए, इतना भारी टोल होते के बावजूद भी, हालांकि हम अपनी गाड़ी जब खरीदते हैं उसके अंदर हम अपना मतलब रोड टैक्स दे के अदा करके हम अपनी गाड़ी की आरसी बनवाते हैं। पहले मुझे याद है कि अगर आपके पास गाड़ी होती थी तो मैंने 2016 में जब 2006 में जब मैंने गाड़ी ली थी तो उस गाड़ी की जो आरसी बनी थी वो 3,500-4 हज़ार में बनी थी। और जब मैंने दूसरी गाड़ी 2014 में ली तो उस वक्त की आरसी जो है मतलब वो लगभग 1 लाख रुपए में बनी थी। और ये कहा गया कि ये रोड टैक्सेस के अंदर ऐड कर दिया गया है। आरसी का जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं वो तो थोड़े से ही हैं, बाकी के चार्जेस रोड टैक्स के हैं। तो हमने सोचा था शायद फिर हमें टोल कम देने पड़ेंगे, जबकि टोल डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। हमने बोला नहीं, ये बढ़ाते चले गए, ये उसको और ज़्यादा बढ़ाते चले गए। और फिर उसके बाद इन्होंने प्राइवेटाइज करने का जब सिलसिला चालू किया तो इन्होंने पहले हवा उड़ाई कि देखेंगे कि लोग कैसे क्या बोलेंगे। तो अलग अलग तबके को अलग अलग तरह की गोली दे दी गई। मतलब जैसे जिनको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, या जिनको पता है कि वो लोग उस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है, या वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बीच में तो एक धारणा बना दी कि सरकारी नौकर जो है वो काम करके खुश नहीं है। फिर जो लोग थोड़ा बहुत मतलब मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं और अपने पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के अंदर या उनके माँ बाप के अंदर एक नया शिकूफा छेड़ दिया कि ये आरक्षण की वजह से है, कि ये जो कम लोग नंबर लेते हैं तो इसलिए ये जो हम प्राइवेटाइज इसलिए कर रहे हैं कि एक बार जब सारे संस्थान खत्म हो जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा।
तो एक बहुत बड़ा तबका इस बात से लेकर के खुश है कि ये काम नहीं करते हैं, वहाँ पे सर्विस मिलेगी, ये अच्छा है, प्राइवेटाइज हो जाए, इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा, और इस तरह की बहुत सारी बातें कही जाती हैं जो कि समाज के तबके एक दूसरे तबके से काटने का काम करती हैं ये बातें। फिर चलो हमने सोचा था, कई बार हमने सोचा कि चलो टोल टैक्स ले रहे हैं, इस चीज़ के नाम के ले रहे हैं कि हमारा सफ़र जो है वो आसान हो रहा है। लेकिन पिछले 1 साल में जब से ये एक फर्जी महामारी ये लोग लेकर के आए हैं, इन्होंने प्लांट किया है, उस दौरान आप देखेंगे कि एक नया ही खेल चल पड़ा है कि हर चीज़ के दाम दोगुने हो चुके हैं, दुगने दाम, लगभग दुगने। मतलब जब आपकी गाड़ी अगर 2000 रुपये में टैंक फुल होता था तो आज वो 4000 में होता है, और पहले 4000 में होता था तो अब वो 7500 7000 में होता है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी तबका बचा होगा, चाहे वो आरक्षण का विरोधी हो, चाहे उसका समर्थक हो, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से, चाहे बसपा से, चाहे इनेलो से, चाहे जिस मर्जी पार्टी से हो, हर किसी की जेब के ऊपर ये डाका डाला जा रहा है। ये डाका डाल के जा कहां रहा है? कौन सा तबका ऐसा है जो खुश हो रहा है या जो खुशहाल हो रहा है? क्या देश के अंदर कुछ ऐसा बन रहा है जो हमारे काम का हो? रियली इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें क्या बन रहा है? पहले की सड़कें उखाड़ करके जो संघियों ने, जो संघ के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने जो भट्टे लगा रखे थे टाइलों के, उनको टाइलों का ठेका दे दिया। तो आपके हर गली के अंदर, शहर की हर गली के अंदर इंटरलॉकिंग वाली टाइलें चालू हो गई। इसका ये मतलब तो नहीं था कि देश को खुशहाल बनाना है, उसका मतलब था कि कैसे संघ वालों को फायदा पहुंचाया जाए, अपने लोगों को, बीजेपी समर्थित लोगों को कैसे वित्तीय लाभ पहुंचाया जाए ताकि वो आने वाले वक्त में आपको इलेक्शन में फंड कर सकें। किसान बुरी हालत में है, उसके पास ना ट्यूबवेल के लिए पैसा है, ट्यूबवेल कनेक्शन उसको दिया नहीं जा रहा, उसको डार्क जोन में ला करके नदियों को खराब करने के लिए कारखानों के लाइसेंस दिए जा रहे हैं, और किसान का बिल माफ नहीं हो रहा है, लेकिन उद्योगपतियों का बिल धड़ाधड़ माफ हो रहा है। ये खेल आपके समझ में नहीं आएगा तो आपको, मुझे लगता है, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस देश के अंदर लगभग 40 से 50% नौकरियां सीधे किसान से जुड़ी हुई हैं। यानी कि नौकरियां मतलब रोजगार, मेरा यहां कहने का मतलब रोजगार था। आप ये समझ के चलिए कि अगर किसान बर्बाद होता है तो इस देश का 40% रोजगार सीधे खत्म होने वाला है, और ये आपने पिछले कुछ दिनों में देख भी लिया होगा। अब इस देश को बचाया था 2008 की मंदी में किसने? जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, रेडी पटरी वाले लोग थे, या जो लोग ऐसे थे जिनके पास जो अकाउंटेड नहीं था जिनका बिजनेस, चाहे नोटबंदी का बहाना लेकर के, चाहे जीएसटी का बहाना लेकर के, चाहे इस फर्जी बीमारी का बहाना लेकर के, चाहे टीके का बहाना लेकर के, इन लोगों ने रेडी पटरी वालों को भी रजिस्टर कर दिया। मैं चंडीगढ़ के हालात बता रहा हूं आपको कि यहाँ जो मेरे यहाँ काम करने वाला, जो कूड़ा उठाने वाला भाई आता है, वो कहता है कि हम लोगों को भी बर्बाद कर दिया। जो सब्जी वाला आता है वो बताता है कि हमें सब्जी का लाइसेंस देने के लिए 50-50 हजार रुपए देने पड़े। जो ठिकाने बना रखे हैं इन लोगों ने सब्जी बेचने के लिए, वहां अलॉटमेंट के लिए उनको 2-2 लाख रुपया रिश्वत देना पड़ा। उन्होंने कहा हमने अपनी घरवालियों के गहने बेच करके इनको वो पैसे दिए, और इन लोगों ने उसको भी अकाउंटेड कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो आपके हाईवेज बनाए थे, जो कि लोगों को लगता है कि उनके लिए बनाए थे, असलियत में वो अंबानी और अडानी के बड़े उस सिस्टम को ढोने के लिए बनाए थे। चाहे आयात का सामान हो, चाहे निर्यात का सामान हो, चाहे इनके कोल्ड स्टोरेज या दूसरे साइलोज या दूसरे स्टोरेज से बाहर निर्यात करना हो, चाहे वहां से आकर के यहाँ स्टोर करना हो। ये खेल लंबा चलने वाला है, और इन सारे हाईवेज को लीज पर दे दिया गया। मतलब आप कमाल की बात देखिए, आपके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है,
और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचा जा रहा है कि वहां से पैसा आ रहा है, जबकि पैसा कौन कमा रहा है ये आपको मालूम है। अभी मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था कि क्यों नहीं इस देश के वकील कुछ ऐसा करते, कोई ऐसी रिट डालते कि इस पर्टिकुलर रोड के बनने में कितना खर्चा आया है और इस टोल से कितनी गाड़ियां रोज जाती हैं, उन गाड़ियों के ऊपर रोज का कलेक्शन कितना होता है उसका ब्यौरा दिया जाए, क्योंकि वो पैसा तो हम लोग दे रहे हैं ना। और जैसे ही उस रोड की कीमत पूरी होती है और उसकी मरम्मत की कीमत पूरी होती है, वो उसके ऊपर टोल टैक्स को बंद कर दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि जिस रोड की कीमत 500 करोड़ रुपया थी, उस जगह पे लगभग 10,000 करोड़ रुपया टोल की मदद से कमाया जा चुका है और वो लूट अब भी जारी है। लेकिन हमें अपने पेटी मतलब झगड़ों से फुर्सत नहीं है। पेटी झगड़े कौन से हैं कि तुम तो हमारे विरोधी हो, तुम तो फला पार्टी के हो, तुमने तो राजनीति करनी है, तुम तो अपनी दुकान चला रहे हो। ये बकवास करने वाले कौन लोग हैं? जो उस किसी न किसी पार्टी के अंदर या तो पदाधिकारी हैं या किसी उस पार्टी के आईटी सेल के लोग हैं, जिनको यही बकवास करने के लिए सोशल मीडिया पर छोड़ा जाता है। मतलब जिस तरह से बर्बाद करने के लिए सब कुछ, भाईचारा बर्बाद करना है, समाज का ताना बाना बर्बाद करना है, एजुकेशन बर्बाद करनी है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करना है। आप सोचिए अभी के अभी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि पहले के दौर में जो पढ़ाई लिखाई है वो थोड़ी सरकारी संस्थानों में सस्ती हो जाया करती थी। अभी मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जेबीटी का एग्जाम्पल लेता हूँ। 1100-1200 रुपए के अंदर आप 1 साल की फीस में पूरे साल पढ़ाई कर लेते थे और उसके बाद टीचर बन जाते थे अच्छे किसी कॉलेज से, डाइट से, किसी गेटी से अपनी डीएड करके। आज डीएड जो है वो बंद कर दी गई है और सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर डीएड चल रही है। डीएड भी और बीएड भी सरकारी कॉलेजेस के अंदर बिल्कुल बंद हो चुकी है। सरकारी संस्थानों को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, प्लान करके बर्बाद किया जा रहा है, इसका मतलब ये होने वाला है कि आने वाले वक्त में अगर जेएनयू को ये रिलायंस को सौंप दें ठेके पर, तो फिर बुरा मत मानिएगा। और वो इस देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा जब इस देश के बढ़िया बढ़िया संस्थान, आईआईटी जैसे संस्थान प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे। क्योंकि इनका एक ही सपना है कि सिर्फ पैसे वाले लोग ही जिएंगे, उन्हीं को जीने का हक है, उन्हीं के बच्चों को पढ़ने का हक है और उन्हीं के बच्चों को व्यापार करने का हक है। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर नीलाम होगा तो उसकी नीलामी जो है वो अंबानी, अडानी या किसी बड़े घराने को ही मिलेगी। उसकी नीलामी के बाद उसका कामकाज उसी को मिलेगा, लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं होंगे तो उस बैंक को खरीदने के लिए उसको नीलामी का पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगा और उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वो पैसे जुटाने के लिए आपके ऊपर तरह तरह के टैक्सेस, तरह तरह के चार्जेस लगाने पड़ेंगे, जो कि अभी भी लग रहे होंगे कि आपने इतने ट्रांजैक्शन कर लिए, आपने इससे ज्यादा अगर ट्रांजैक्शन कर लिए एंड ऑल। पढ़ाई का आपको हालत देख रहे हैं, आपके बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं और वो इसका मतलब हो गया कि वो समाज में 4-5 साल पीछे हो चुके हैं। आगे भी मुझे नहीं लगता कि स्कूल धीरे से खोलने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आईसीएमआर के डायरेक्टर ने और एम्स के डायरेक्टर ने अभी अभी बयान दिया है कि सितंबर में लहर आने वाली है। सितंबर में हर रोज 3 लाख केसेस आया करेंगे। मालूम है क्यों आया करेंगे? क्योंकि सितंबर के महीने में, अगस्त एंड में और सितंबर के महीने में ऑलरेडी हमारे देश के अंदर लोग मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं। लगभग 20 लाख बच्चा मरता है हमारे यहाँ सिर्फ 3 कारणों से: कुपोषण से, इलाज ना मिलने की वजह से और डायरिया, दस्त लगने की वजह से। फिर हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सुसाइड हो गया, टेंशन और डिप्रेशन हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए और टीबी हो गया, और इस तरह से अलग अलग बीमारियों से मरने वाले लोगों की, कैंसर भी हो गया जैसे, वो संख्या अलग अलग है। और आप पिछले 2 सालों में देखेंगे कि किसी और बीमारी से लोग नहीं मरे हैं। वो किसी भी बीमारी से मरे हों, उसके ऊपर टैग लगाया कि ये उसी फर्जी बीमारी से मरे हैं, जो है तो खांसी जुकाम, लेकिन उसको नए नाम से अवतरित कर दिया गया। इसका मतलब क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं
किसी की डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर ये नहीं लिखा गया है कि आपकी बीमारी फलां बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन क्योंकि आप फलां बीमारी के पॉजिटिव थे तो आप जो हैं उसी बीमारी से मरे होंगे, ये सोच दिया गया। अगर मेरे जैसे आदमी को रात को ले जाकर के अस्पताल में और सुबह डेड बॉडी देनी है तो उसको एक नॉर्मल चीज बना दिया गया ताकि आप लोग विरोध ना करें। क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं तो सरकार को मेरा इलाज बांधना है, या तो मुझे देशद्रोह के मुकदमे में बांधेगी, या मुझे सीए और आरसी के नाम पे जो 1800 करोड़ रुपए नई जेल के नाम पे बन रहे हैं, जिसको लोग कह रहे हैं कि रोहिंग्या के लिए और फलां चीज के लिए है, ये मैं बता दूं वो हम जैसे लोगों के लिए हैं जो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आप लोगों को जगा रहे हैं। वो हमारे लिए जेलें बन रही हैं, स्पेशल जेलें। हमें वहाँ पता नहीं कैसे जिंदा रखा भी जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, या इस बीमारी का नाम लेकर के हम लोगों को मार दिया जाएगा। आप लोगों को इतना भी समझ नहीं आ रहा कि आप कम से कम मुआवजा ही मांग लीजिए। अरे इन्होंने आरडब्ल्यूएस के अंदर अपने वो बिठा दिए, अपने आरडब्ल्यू के प्रधान, सचिव, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, सारे के सारे बीजेपी या संघ का आदमी बिठा दिया। फिर जो व्यापार मंडली है, व्यापार मंडल के जो यूनियन है वहां पर भी इन्होंने अपने आदमी बिठा दिए। फिर उन्होंने दूसरी जगह पे जहां जहां लोगों की आवाज उठने की जगह हो सकती थी, या तो उन विपक्ष के नेताओं को खरीद लिया, या उनकी सीडी बना के उनके सामने रख दी, या उनकी कोई फाइल रख दी जिसमें उनके पुराने किसी दस्तक की वजह से वो फंस गए हों, या कोई वित्तीय जो है अनियमितता पाए, जो कि पाना बहुत मुमकिन है, बहुत आसान सी बात है। जो आदमी कलम चला रहा है, जो आदमी कुछ कर रहा है, चाहे आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो, चाहे किसी दफ्तर में काम कर रहे हो, उस दफ्तर में आपसे गलती होना लाजमी है, हो जाएगी, गलती भी हो जाएगी, आपने जानबूझ के भी किया होगा, थोड़ा बहुत गलती आपने की होगी या बेवकूफ़ी की होगी, लेकिन ये लोग आपको उस गलती को दिखा करके आपसे गलत काम भी करवाएंगे, और हो सकता है आपको बोलने के लिए परमानेंट आपके ऊपर बैन लगा दें। आप बोल नहीं पाएंगे तो विरोध कैसे जताएंगे? अलग अलग यूनियन के प्रधान को खरीद लिया जाएगा। जो आदमी जैसे 2018 के अंदर हुआ था, हमने बहुत बड़ी गलती की थी कि जैसे हरियाणा में 2018 में रोडवेज की हड़ताल हुई तो इन लोगों ने ठेके पर भर्ती करने शुरू कर दिए। उस वक्त जनता को चाहिए था कि हम लोग भर्ती नहीं, अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे उस भर्ती में, लेकिन नहीं, इतने बेशर्म और इतने हरामखोर लोग हैं। अभी अभी एक पेपर जो है उसके अंदर पेपर लीक हो गया, सबको पता लग गया कि ये व्यापम के थ्रू पूरे देश के लोगों को, बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। पेपर लीक हो रहा है और वो कह रहे हैं कि युवाओं में उत्साह है। अरे शर्म नहीं आती है इन लोगों को? क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम लोग बोलते ही नहीं है। हमने पहले एक बात सुनी होगी, शायद आपको सुनी क्या होगी, हमारे घरों में बहुत नॉर्मल सी बात है, जब बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा होता है तो उसको ये कह रहे तो वो कोको ले गई, वो कोई कोको ले गई, वो कोको गई। मतलब वो कोको जो है वो 24 घंटे आपके आसपास घूम रही है। मतलब जैसे ही तालिबान का केस आता है तो आपको ये दिखाया जाता है कि आपके देश के अंदर एक्चुअली जो तालिबान है वो नहीं, उनको नहीं, वो किसी दूसरे को तालिबान बता रहे हैं। तालिबान वो हैं जो अपनी सोच को दूसरों पर थोप रहे हैं, और आज कौन थोप रहे हैं आपको मालूम है? तो असली तालिबान कौन है? जो इस देश को काबू करने का प्लान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं काबू करने का प्लान? आरएसएस वाले फांसीवादी लोग, जो बीजेपी वाले लोग, नरेंद्र मोदी के साथ वाले लोग। बिल्कुल खुला कहने में तो कोई, मेरे ख्याल से अब तो कोई आपत्ति नहीं है, सबको मालूम भी है। जिनको नहीं मालूम है उनको मालूम चल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर हम नहीं बोले तो इसके बहुत घातक परिणाम होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे बच्चों को होने वाला है। मैं 2 साल से स्कूलों की पढ़ाई बंद होने के बाद बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकल क्या क्या असर हो रहे हैं वो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते हैं कि कितना बुरा हाल हो चुका है। बच्चे गुस्सा भी ज़्यादा करने लग गए हैं, बच्चे गेम के आगे भी बैठे रहते हैं, पॉर्न साइट्स पे ज़्यादा सर्च हो गई है। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही मैं अपने एक रिलेटिव के घर गया हुआ था, उसका बच्चा 9वीं क्लास में पढ़ता है, और मैं जब उसको कुछ चीज़ें सेट करने के लिए उसका मोबाइल जब मैंने हाथ में लिया तो वो साइट्स के नोटिफिकेशन आए हुए हैं जो पॉर्न साइट्स हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको कैसे लें कि जब बच्चा समाज में जा नहीं रहा, आपस में एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे के साथ कैसे रहना है ये नहीं सीख रहा,
तो कल को जब ये 40-45 करोड़ बच्चा जब समाज के अंदर आएगा तो ये क्या करने वाला है? ये रेपिस्ट भी बनेगा, यही डाकू बनेगा, इसके पास रोजगार भी नहीं होगा, क्योंकि इसने पढ़ाई रेगुलर नहीं की हुई तो ये रोजगार मांग ही नहीं पाएगा। तो ये क्या करने वाला है? आप समझ रहे हैं? आपने अपने प्लॉट बना रखे हैं, आपने ज़मीनें बना रखी हैं, आपने गहने ले रखे हैं, सोना चांदी इकट्ठा कर रखा है। मुझे नहीं लगता वो किसी काम आने वाला है, क्योंकि अभी शायद आपने एक नया कानून देखा होगा, 1-2 कानून आ गए हैं। खेती के कानून आ गए किसानों को बर्बाद करने के लिए। उसके बाद ज़मीन के लिए कानून आ रहा है कि आप ज़मीन बिना सरकार को बताए नहीं खरीद पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे। उसके बाद एक कानून आ रहा है कि जिस प्रकार से हम लोगों को आधार के नाम पर एक यूआईडी दी थी, फिर ये फर्जी टीका, ये जहरीला टीका लगाने के नाम पे हमारे को यूआईडी दी थी, फिर हमारी ज़मीनों को यूआईडी देने का प्लान चल रहा है कि उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। वैसे ही हमारी प्रॉपर्टी यानी सोने को भी हम यूआईडी देने का एक नया कानून लेकर के आ रही है सरकार, जिसके अंदर आपके सोने के ऊपर भी यूआईडी होगा। यानी आपने कब खरीदा था, कितने रुपए का खरीदा था, आप सरकार के पास ये नोटेड होगा कि आपके पास कितना सोना पड़ा हुआ है। आपकी व्यक्तिगत निजता का हनन लगातार जारी है। आप धीरे धीरे अपने लोकतांत्रिक अधिकार खोते जा रहे हैं। एक बीमारी के नाम पर इस तरह के हालात हो गए कि कोई भी पुलिस वाला, खाकी वर्दी वाला सड़क के ऊपर रोक करके आपको डंडे पेल सकता है, आपको ज्ञान दे सकता है, आपको गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तार करने की धमकी दे सकता है, आपके चालान काट सकता है, चालान नहीं काटता है तो आपकी जेब से 100-200 रुपए लूट सकता है, और आप लूटते आ रहे हैं। ऐसा एक भी महकमा नहीं है जहां आपकी जेब की लूट जारी ना हो। आपको खाली किया जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है। नौकरी करने वाले बड़े खुश हैं, उनको लगता है कि सारे सेक्टर बर्बाद हो गए, हम बड़े खुश हैं, हमारी तो सरकारी नौकरी है। मैं टीचर्स की बात कर रहा था, अभी कल परसों की ही बात है। मैं मेरे मित्र हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं उनके पास बैठा था, तो मैंने कहा कि अगर आने वाले वक्त में जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई का कल्चर तो डेवलप हो ही गया है और लगभग हर आदमी इसका विरोध करने की बजाय इसको एक्सेप्ट करता जा रहा है, तो अगर आने वाले वक्त में सरकार गांव के लोगों से ये पूछे कि तुम्हें इस मास्टर जी की पढ़ाई चाहिए ऑनलाइन, या उस टॉप के इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है जहां पढ़ने का सपना देखते हैं लोग, अमीर लोग भी, जिनके बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, उनकी ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हो, तो यकीनन गांव के उस मास्टर जी की क्लास ऑनलाइन कोई भी नहीं लगाना चाहेगा और सब ऑप्शन उसी का देंगे। गांव की ज़मीनें ऑलरेडी सरकार अपने नाम कर रही है या कर चुकी है, और फिर धीरे धीरे आपको नौकरी से निकाल लेगी। जैसे LIC के लोगों को निकाला था, जैसे BSNL के लोगों को निकाला था, जैसे एयर इंडिया के पायलट निकाले थे, जैसे रेलवे कर्मचारी हटाए थे, जैसे हेल भेल सेल तीनों की तीनों बड़ी बड़ी टॉप की इंडस्ट्रीज को ख़त्म किया गया, जैसे लाल किले को ठेके पर दे दिया गया, ऐसे ही आपके स्कूलों को भी दे दिया जाएगा और फिर आपके यहाँ भर्ती होगी आउटसोर्सिंग से। आप सोचिए कि आप इस देश की उन सारी की सारी संपत्तियों को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं और बोलने की हिम्मत नहीं जता पा रहे हैं। अरे अपने पड़ोसियों से बात कीजिए, उनको कहिए कि ये बहुत गलत कर रही है सरकार, उनको कहिए कि हमें सड़कों पे उतरना होगा। उतरिए मत, अभी डर लग रहा है, शायद आपको लग रहा है हम अकेले हैं, आप अकेले नहीं हैं, सब दुखी हैं। आप बोलने की हिम्मत तो कीजिए, आप कहिए तो सही, आप बताइए तो सही। आपको डर लगता है सड़क पर उतरने से, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे बिल लेकर के आए हैं, क्षतिपूर्ति कानून लेकर के आए हैं, फिर लेबर एक्ट लेकर के आ रहे हैं। ये सबको सबसे काटने का इनका इरादा है। और आप अपने बच्चों को विरासत में क्या देके जाने वाले हो? लूट खसोट, गुंडागर्दी, नशे और वाहियात लोगों के हाथों में सौंपोगे आप अपने बच्चों को? आपको लगता है कि आप अपने प्लॉट बेच के ये जिंदगी काट लोगे, आप ये मकान बेच करके इतना पैसा प्रॉपर्टी खर्च करके चला लोगे? चलने वाला नहीं है। आपके बच्चे अगर किसी कंस्ट्रक्टिव काम में नहीं लगेंगे, अगर किसी सकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे,
तो उनको नशे की गलत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, उनको गलत रास्ते जाने से कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने बहुत प्लानिंग करी है, इनके पास एक से एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके पास एक से एक विद्वान लोग बैठे हैं जिनको ये किराए पर हायर करके पूछते हैं कि इन लोगों के दिमागों को कैसे इनको दिमाग को कैसे हाईजैक किया जाए और कैसे इनको बर्बाद किया जाए, और ये बोले भी ना, इनको पता भी ना चले, इनको लगे कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो देश हित में हो रहा है। टीवी पर आपकी कोई बात नहीं हो रही, लेकिन आपका टीवी बंद नहीं होता है। टीवी को परमानेंट बंद क्यों नहीं करते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जैसे मैं इस बीमारी को पहले दिन से फर्जी कहता आ रहा हूँ। जिस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने जिस वक्त ये कहा था कि आपको लाइटें बंद करके जो है वो दिए जलाने हैं या फिर ताली और थाली बजानी है, उस वक्त की आप मेरी फेसबुक पोस्ट देखेंगे 2020 की, तो मैंने लिखा था कि इस देश के अंदर मूर्खों की गिनती हो रही है। प्रधानमंत्री ये चेक कर रहे हैं कि इस देश में कितने लोग इतने गधे हैं जो बिना सोचे समझे ताली बजा दें कि इससे क्या होगा। यहां तक कि इनकी मंत्रियों ने उल जुलूल बयान भी दे करके उसको साबित भी कर दिया, और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं उन मंत्रियों के जिन्होंने ये कहा था कि वहां ताली बजाएंगे तो उस वाइब्रेशन से कोरोना मर जाएगा। याद है आपको वो? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस देश को मतलब प्लानिंग के तहत जिस तरह से मतलब एक एक करके एक एक संस्थान को बेचना, उधर से टेलीविजन पर कुछ और बकवास करना, आज तीसरी लहर आ चुकी होती, क्योंकि अभी टेलीविजन वाले जो हैं वो तालिबान पे अफगानिस्तान में बिजी हैं, तो वहां से एक बार आ जाएं तो उसके बाद फिर वो यहाँ का शेड्यूल जारी कर देंगे कि कब कितने % लोग मरने वाले हैं। बहुत से देशों ने इसके अंदर कुछ देशों ने इसके अंदर जो है वो इसको एक सिंपल फ्लू घोषित कर दिया है। टीके लग रहे हैं और लोग मर रहे हैं। मरने वालों में 70% से ज़्यादा लोग वो हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं। आपको बूस्टर डोज लगने वाली है आने वाले वक्त में। आप मतलब एक बूस्टर डोज पहले कहेंगे कि तुम्हें 6 महीने में एक लगानी पड़ेगी, फिर कहेंगे कि 4 महीने में, 3 महीने में एक लगानी पड़ेगी, फिर कहेंगे कि महीना वाइज लगाना पड़ेगा। जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हो, जैसे आपका डिश टीवी रिचार्ज होता है, वैसे ही आपकी बॉडी रिचार्ज हुआ करेगी। आजकल टेलीविज़न के ऊपर, रेडियो के ऊपर फ्लू के लिए भी वैक्सीनेशन का विज्ञापन आपको सुनने को मिल जाएगा रेगुलरली। यानी कि धीरे धीरे ये फ्लू पे जाने वाले हैं, और तब तक आपको आदत पड़ चुकी होगी कि ये लोग कहेंगे कि लॉकडाउन है तो आप मान लेंगे कि लॉकडाउन है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि सरकारी महकमों के अंदर जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर उन बच्चों को मतलब टीका लगाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, जिनके एग्ज़ाम्स हैं, जिनको कोई पेपर देना पड़ रहा है, या जिनको किसी तरह से ट्रैवल करना पड़ रहा है, जहाज़ में जाना पड़ रहा है, या दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है। जैसे पंजाब ने भी यही किया, हिमाचल ने भी यही किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो षड्यंत्र है ये खाली बीजेपी का या फिर खाली नरेंद्र मोदी का है, और ना ही ये षड्यंत्र केवल भारत का है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वो ग्रुप कौन से हैं जो इस षड्यंत्र के पीछे खेल रच रहे हैं। उस ग्रुप को समझने के लिए आपके लिए मैं बता देता हूं कि जैसे आप गूगल भी करिएगा इस चीज़ को, आप देखिएगा। रॉकेफेलर का आपने नाम सुना होगा, जो बिग फार्मा को कंट्रोल करते हैं। यानी कि दुनिया के अंदर जो MBBS की पढ़ाई होती है, वो MBBS की पढ़ाई रॉकेफेलर के हिसाब से करवाई जाती है। यानी जो वो कहता है वही पढ़ाई होगी, और उसी के हिसाब से रॉकेफेलर के हिसाब से ही आपको बिग फार्मा के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, उसी के हिसाब से दवाइयाँ दी जाएंगी, उसी के हिसाब से टीके लगाए जाएंगे। फिर बिल गेट्स के पास, माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है बिल गेट्स, उसकी गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन है, जो 2006 में अपने देश में आई थी PHFI के थ्रू और PPP के थ्रू। आपने PPP का नाम कल के अखबार में सुना होगा कि PPP मॉडल के तहत इतने सारे संस्थान और बिकने वाले हैं। जिसको चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको वो वाली कटिंग दे दूंगा। PPP जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो थी,
वो आज की नहीं है, वो कांग्रेस के टाइम भारत में आई थी। आप मेरी एक पोस्ट है 18 जुलाई की, इसे हिंदी वाली आईडी पे है, हिंदी में जो फेसबुक में है देवेंद्र बल्हारा, उसमें मैंने कपिल बजाज का इंटरव्यू लिया था जिसमें उसने पूरी डिटेल में बताया था कि ये PHFI और PPP का मॉडल क्या है, कैसे इस देश की सरकारों के अंदर संस्थान घुसे, कॉरपोरेशंस घुसे, उन कॉरपोरेशंस ने चुनाव प्रक्रिया को इतना महंगा किया और फिर आम आदमी के लिए सरकारों में बैठना मुश्किल हो गया और केवल गुंडे, बदमाश, बलात्कारी और पैसे वाले लोग विधानसभा और लोकसभा में जाने शुरू हो गए। और आप इसका नतीजा देख रहे हैं कि आज उनकी संपत्तियां तो दिन रात उन्नति पे हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जो सरकार को चंदा देते हैं, और सरकार को सिर्फ एक सरकार को नहीं, एक पार्टी को नहीं, वो आदमी बीजेपी को भी उतना ही चंदा देता है जितना कांग्रेस को देता है। यानी कि ये कारण क्या है? इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारा आदमी एक बार वोट दे करके ये सोचता है कि उसकी ड्यूटी पूरी हो गई, वो आने वाले वक्त में अपने सरकारों से सवाल नहीं पूछता, वो उस सवाल को कंटिन्यू नहीं करता। अभी भी जब नरेंद्र मोदी के बारे में जब बात चल रही होती है कि ये दानाशाही चला रखी है इसने और गुंडागर्दी कर रखी है, तो अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आने दो इसको, 2024 में हम फिर देखेंगे इसको चुनाव में। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम है कि देश की जनता ये सोच रही है कि आने दो 2024? तो ये 2024 आने देगा? भैया जी, 2022 के अंदर सारे बैंक क्रैश होने वाले हैं, आपको मैं पहले से बता रहा हूँ। फिर मत कहिएगा कि आपने तो हमें बताया नहीं था और आप कैसे कह सकते हैं कि ये क्रैश होने वाले हैं। ये इसलिए कह सकता हूँ मैं कि ये क्रैश होने वाले हैं क्योंकि डिजिटल करेंसी आ रही है पूरे देश के ऊपर। अगर इनको राज करना है तो एक करेंसी हो, एक हेल्थ सिस्टम हो, एक सिस्टम पूरा के पूरे देश के अंदर चले, और उसका एकमात्र तरीका ये है कि ये जो फर्जी महामारी चालू है, इसके थ्रू, टीके के थ्रू ये आपकी बॉडी तक पहुंच ही चुके हैं। खेल को समझने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को बचाने का आपके पास इससे आगे मौका नहीं मिलेगा। 2022 के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। ये आर्मी के अंदर वॉलंटियरली भर्ती कर रहे हैं, जैसे बैकडोर से एंट्री इन्होंने, सबसे पहले छोटी एंट्री इन्होंने IAS की करी कि देख लेते हैं कि ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। हर महकमे के ऊपर जो टॉप में जो चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, जो सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर रहा है, वो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अकल से वहां पहुंचा हो। वो सारे के सारे बैकडोर वाली IAS एंट्री से पहुंचे हुए हैं। यानी आपके लिए पॉलिसीज नहीं बनेगी, ये हम आपको बता रहे हैं पहले से, ये नहीं बनेगी। जब 2016 में RBI का गवर्नर चेंज किया और जब मुझे पता चला कि RBI का गवर्नर रिलायंस में काम कर चुका है पहले, जब मुझे पता चला कि इसका जो एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो हिस्ट्री है, मतलब वो हिस्ट्री से आया है, MA हिस्ट्री का बंदा है और उसको वित्तीय कोई जानकारी नहीं है, मैंने उसी वक्त 21 अगस्त 2016 को ये लिखा था कि भैया जी आने वाले वक्त में बैंकों के जरिए एक बहुत बड़ा घोटाला आपका इंतजार कर रहा है। और आपको याद होगा फिर 8 नवंबर 2016 में ठीक 2.5 महीने बाद आपके ऊपर नोटबंदी थोप दी गई थी। जो नोटबंदी का मकसद था, जो GST का मकसद था, वही इस लॉकडाउन का मकसद है और वही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का मकसद है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मकसद है, वही ये सारे के सारे सिस्टम बेचने का मकसद है कि देश के पैसे को खोखला करना है, खाली करना है, बैंकों को खत्म करना है, बैंकिंग सिस्टम को खत्म करना है, आपको बर्बाद करना है। आपके बच्चों को मारने के लिए एकमात्र रास्ता आपके पास ये वैक्सीन आ रही है। आप मान बैठेंगे आने वाले वक्त में कि भैया जी हम कसूरवार हैं। आपने देखा होगा कि जो दूसरी लहर थी, उस दूसरी लहर के बाद जब लोग घरों से निकले तो ये मीम्स बने कि हम खुद ला रहे हैं तीसरी लहर, यानी कि आपके ऊपर गिल्टी कॉन्शियस। पिछले 7 सालों से एक ही काम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री तो सही है, हम ही चोर हैं।
हम टैक्स चोरी करते हैं, हम टोल चोरी करते हैं, हम अपना काम चोरी करते हैं, वो बंदा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, 18-18 घंटे सब कुछ बेचने पे लगा हुआ है। पता नहीं हम इस जाल से कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे और किस तरह से निकल पाएंगे। लेकिन बोलने के अलावा मुझे क्या लगता है कि अब हमें संगठित भी होना पड़ेगा। अब हमें एक प्लेटफॉर्म पे आके बोलना शुरू करना पड़ेगा। किसान आंदोलन चला हुआ है पिछले 9 महीने से, दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे हुए हैं। इसमें तरह तरह के लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पे लगे हुए हैं और वो राजनीतिक रोटियां जो है वो सबकी सेकी नहीं जा रही, क्योंकि जो किसान आंदोलन के जो अगुवा हैं, जिसको हम संयुक्त किसान मोर्चा बोलते हैं, वो अपने काम में वहाँ बैठे हुए हैं। वो दृढ़ निश्चय के साथ वहाँ पर बैठे हैं कि ये तीनों कानून हमें वापस करने हैं और एमएसपी की गारंटी का कानून लेकर के आना है। आपके लिए मैं एक सूचना बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि जब तक ये किसान बैठे हैं दिल्ली के चारों ओर, आप देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन शुरू कर सकते हैं। सड़कों पर उतरने की जहमत उठाइए, ये आंदोलन का समर्थन कीजिए खुल करके। आप अगर ये सोचते हैं कि किसान आंदोलन वाले आपकी आवाज़ उठाएं, मुझे लगता है वो मांग गलत है। रोडवेज वाले अलग से सड़क पर उतरिए, ट्रांसपोर्ट वाले अलग से उतरिए, मेडिकल जो डिपार्टमेंट है वो अलग से उतरिए। जिसको भी ये लगता है कि सरकार उनके लोकतांत्रिक हकों को मार रही है, जिनको भी ये लगता है कि वो उनके डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जिनको भी ये लगता है उनके बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, उनको सड़कों पर उतरना ही होगा। और इससे भी ऊपर मैं आपको बताऊं, जो मेरा गांव को बचाने वाला अभियान था जो हमने शुरू किया था, लोग तरह तरह की बातें करते हैं और अब तो मुझे लगता है उनको थक जाना चाहिए इस तरह की बात करने से। मैं जब 2015 में गया था अपने गांव में, 16 में गया था, मतलब तब हमारे गांव के सरपंच हमें इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने उनकी वोट नहीं करी थी। फिर जब मैं अपने पड़ोस के गांव में जाता हूं 2018 में, तो वो कहते हैं कि ये तो चुनाव लड़ेगा। 2019 के भी चुनाव हो गए। भाई अब तो बहुत चुनाव हो गए, अब तो अपने गांव को बचाने के लिए आगे आ जाइए। देखिए, आपके बच्चों को बचाने कोई नहीं आएगा, आपके गांव को बचाने कोई नहीं आएगा, आपके स्कूल को बचाने कोई नहीं आएगा, आपके बच्चों को रोजगार देने कोई नहीं आएगा। ये हक की लड़ाई आपको लड़ते रहनी पड़ेगी, आप ही को लड़ते रहनी पड़ेगी। आपको अपनी पूरी अगली पीढ़ी को लड़ना सिखाना होगा, वरना हम एक बुज़दिलों की एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो गुलामी के लिए परमानेंट तैयार है, और फिर आने वाले वक्त में 100 साल तक हम इस गुलामी से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। क्योंकि जो लोग अब राज करना शुरू करेंगे ये मर जाएंगे, उनसे अगली पीढ़ी भी मर जाएगी, तब हम लोग आंदोलन के लिए उठ पाएंगे। मतलब ये ऐसे ही होता है। मान लो अब हमें क्या लग रहा है, अब हमारे को ऐसा लग रहा है कि सरकार जो कर रही है वो ठीक ही कर रही होगी, क्योंकि ये बर्बाद तो कर ही रहे थे, पैसे तो पहले भी खा रहे थे, भ्रष्टाचार तो पहले भी था, तो कौन सा देश बर्बाद हो गया, अभी भी कौन सा होने वाला है। आपका कोई डिपार्टमेंट बचेगा तो देश बचेगा ना। अब आपकी भर्ती जो है वो छोटे छोटे ठेकेदारों से होने वाली है। अभी तक क्या था कि आप सरकारी नौकर हुआ करते थे, फिर आप ठेकेदार के नौकर होंगे। ठेकेदार आपकी जगह दूसरे को रख लेगा, क्योंकि बेरोजगारों की कोई कमी नहीं है। आप तो कभी आंदोलन कर ही नहीं पाओगे ना। फिर आप पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, आंदोलन ही खत्म हो जाएंगे। अब लेबर लॉ में तो लिखा हुआ है कि आप 1 महीने से ज्यादा का आंदोलन ही नहीं कर पाओगे। फिर उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि आप जो है वो मतलब डबल शिफ्ट भी कर सकते हो, और मतलब उसमें आपको दुगना चार्जेस भी मिले, वेजेस भी मिलेंगे। फिर तो आदमी अपने घर चलाने के लिए दिन रात काम करता रहेगा। फिर वो सामाजिक कब होगा, फिर वो अपने हक की लड़ाई के लिए फ्री कब होगा। एक दिन मिलेगा उसे हफ्ते में, उस दिन वो सोने की कोशिश करेगा और बस हम मजदूर बन जाएंगे। हमारी अगली पीढ़ी डेफिनेटली गुलाम होने वाली है, और इसका बहुत बड़ा तरीका ये लोग अपनाएंगे तो इस फर्जी बीमारी के थ्रू अपनाएंगे। लॉकडाउन का विरोध करना होगा। जो लोग किराए पर रह रहे हैं, जिन लोगों ने दुकानें ले रखी हैं, जिनके बिजनेस ठप हैं, उनको मुआवजे मांगने होंगे।
जो इस बीमारी से एक बार भी पॉजिटिव आता है उससे सरकार से मुआवजा मांगना होगा। हालांकि इनके लिए मुआवजा देना बहुत आसान है। आपने फर्स्ट लहर के अंदर देखा होगा, गेट्स फाउंडेशन ने WHO को दिया पैसा, और WHO ने पैसा जो है वो सरकारी डिपार्टमेंट को दिया। मेरा भाई बता रहा है, वो बैंक में है, वो बता रहा था कि एक बंदे को जो क्वारंटाइन हो रहा था पॉजिटिव दिखा के, अपने आप को फर्जी भी पॉजिटिव दिखाए लोगों ने, खूब दिखाए। आप बताइए आपके नोन है कोई जिसने पॉजिटिव दिखाया हो? मैं गारंटी से कहता हूँ मेरे कम से कम 500 लोग मेरे नोन ऐसे हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट के अंदर पॉजिटिव दिखाया और 14 दिन की छुट्टी ली, तनख्वाह भी ली उसकी। उस पॉजिटिव दिखाने से CMO को 1-1.5 लाख रुपया मिलता था WHO की तरफ से। वो पैसा कहां से आया था? गेट्स फाउंडेशन की तरफ से आया था। आज गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर और जैकब रोथस्चाइल्ड जो सारे बैंकिंग सिस्टम को संभालता है, जिसने अब इन 3-4 लोगों ने जो, जिनको हम लोग बोल रहे हैं, जिनका ये प्रोपेगेंडा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इन लोगों ने WHO के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के ऊपर कब्जा किया हुआ है, भारत सरकार के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और भारत के अंदर स्टेट जो राज्य की सरकारें हैं वहां पर कब्जा किया हुआ। आपने ध्यान हो, पिछले हफ्ते गेट्स फाउंडेशन ने नीतीश कुमार के साथ अभी हेल्थ सेक्टर को देखने के लिए, हेल्प करने के लिए वहां MOU साइन किया है। पिछले हफ्ते की बात है, आप गूगल सर्च कर लीजिए गेट्स फाउंडेशन और नीतीश कुमार का जो सिग्नेचर कब हुए हैं। पिछला हफ्ता, एक हफ्ता तो हुआ भी नहीं होगा उन बातों को। तो यानी कि WHO उनके कंट्रोल में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उनके कंट्रोल में है, वर्ल्ड बैंक उनके कंट्रोल में है, यूनाइटेड नेशंस उनके कंट्रोल में है। इवन डॉक्टर हर्षवर्धन को यूनाइटेड नेशंस में वो प्लेस देना भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है, क्योंकि चाइना को छोड़ करके भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अकेले ये गधे बीजेपी वाले इतने हरामखोर हैं, अकेले ये ऐसे लोग हैं जो इस देश के अंदर जनसंख्या को प्रॉब्लम के तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज पूरी दुनिया भारत को सबसे बड़ी मार्केट के तौर पे देख रही है, और सबसे बड़ी मार्केट हमारे लिए नहीं हो सकती कि अगर हम लोग चलते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, हम लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार के साधन शुरू करते हैं। तो ये पूरी दुनिया के अंदर चला हुआ षड्यंत्र है। और इस ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर, इस जबरदस्ती जो टीका लगाने के ऊपर फ्रांस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, रशिया के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, दुनिया जहान के अंदर इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। एक हमारे देश के लोग इतने बुज़दिल हैं कि घरों के अंदर दुब के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका टेलीविजन बंद नहीं होता है। अगर टेलीविजन बंद करो तो आपको सच्चाई नजर आएगी। सड़क के ऊपर उतरिए, आपको मास्क लगाने वाले लोग चालान के डर से मास्क लगाते हुए मिलेंगे, बीमारी से डरते हुए नहीं लगाएंगे। और ये पहली प्लैंडेमिक है, मैं पेंडेमिक नहीं कहता हूं, प्लैंडेमिक इसलिए बोलता हूं कि जिसकी एडवर्टाइजमेंट सरकार को करनी पड़ रही है, और उस एडवर्टाइजमेंट का पैसा उनसे मिल रहा है, इंटरनेशनल खिलाड़ियों से। आपका हर आदमी आपसे पूरा दिन ये आपके दिमाग में से इस बीमारी को निकलने नहीं दे रहे हैं। रेडियो चलाएंगे वहां यही मिलेगा, टीवी चलाएंगे वहां यही मिलेगा, फलाने में इतने केस मिले, ढिमके में इतने केस मिले, वो हो गया, ये हो गया। मतलब हमें वैसा लग रहा है जैसे हमें मारने के लिए आ रही है ये बीमारी। इधर इस स्टेट में जाओगे तो सर्टिफिकेट मांगेंगे, इधर जाओगे तो सर्टिफिकेट मांगेंगे, इधर जाओगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि टीके लगवा लिए कि नहीं लगवा लिए, ऑफलाइन क्लास लगाओगे तो आपको टीके लगाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको सब्जेक्ट बनाने के लिए। अरे जो अधिकारी आपका ये पूछ रहा है, आपको टीका लगाने के लिए जबरदस्ती कर रहा है, उसको एक मेल कर दो, मैं कह रहा हूं उसकी हवा निकल जाएगी। अभी जो ये ऑफलाइन क्लासेस लगाने के लिए जो आपको जबरदस्ती कर रहे हैं, आपने इनको, हाँ, एक मैं बार एसोसिएशन का वो बता देता हूँ। अभी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के अंदर एक सेशन जज ने ये ऑर्डर पास किया है कि जो जबरदस्ती टीका लगाएगा उस अधिकारी को जेल हो जाएगी, जो जबरदस्ती कर रहा है टीका लगाने के लिए। और वो किसी को चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर जिसके पास हो वो इसमें लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज मैं बोल भी देता हूँ 9518170000। मैं वो ऑर्डर आपको भेज दूंगा जो आया है, पास हुआ है। जो भी आपको अधिकारी जबरदस्ती कर रहा है उसको आप एक ईमेल लिखिए, सिंपली उसमें 2-3 सवाल आपको पूछने हैं। पहला सवाल ये पूछना है
कि सर मुझे ऐसा पता लगा है कि ये जो टीका है, हम इसे वैक्सीन भी कहते हैं, ये अभी ट्रायल पे चल रही है, तो प्लीज मुझे ये बताइए कि इसके ट्रायल कब पूरे हुए, FDA ने कब परमिशन दी, फलाने ढिमके ने कब दी, WHO ने कब दी, इस पे मत जाइए। WHO को पहले ही यूरोपियन काउंसिल ने फ्रॉड घोषित कर दिया है। जब स्वाइन फ्लू आया था, जब एड्स आया था, तब वो फ्रॉड साबित हो चुका है। तो इसलिए उस पे मत जाइएगा, प्रेजेंट सिनेरियो पे रहिएगा फिलहाल। इससे पहले बहुत सारी वैक्सीन आई हैं जिन्होंने देश को बचाया भी है, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन आई थी, उसने पोलियो इरेडिकेट किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, बट वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं थे। लेकिन इसके तो बहुत एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं बकायदा, रोज लोग मर रहे हैं। आपको अगर जानना है मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मैं बताऊंगा, मैं आपको मैसेज भेजूंगा रोज की रोज कि आज कितने मरे, आज कितने मरे, आज कितने मरे, कहां पर। उनकी सबकी खबर रहती है हमारे को, हम उसको लोगों को, जितने लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, उनको हम जोड़ ही रहे हैं लगातार। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब कोई अधिकारी आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है और वो कह रहा है, जैसे कुछ सरकारी टीचर्स हैं मेरे सर्कल में, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे बीओज जो है वो कह रहे हैं रोज रिपोर्ट जा रही है। हम कह रहे हैं जाने दो, तुम्हें कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना, कि नहीं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, बढ़िया बात है। जिस दिन वो जबरदस्ती करते हैं, जिस दिन वो कहते हैं कि आज तुम्हें लगवाना ही पड़ेगा, और वो रिटर्न में जब तक नहीं देते हैं तब तक नहीं लगवाइएगा, सिंपल सी बात है। इन लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू इस तरह का माहौल बनाया है कि व्हाट्सएप पे आया हुआ आदेश सरकारी आदेश मान लिया जाए। व्हाट्सएप का आदेश सरकारी आदेश नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत आदेश है। सूचना देना अलग बात होती है, आदेश देना अलग चीज होता है। फिर वो डिपार्टमेंट क्यों भेजता है आदेश वहां पे ऑनलाइन? तो जब आपके पास सरकारी आदेश आता है, जिसका आदेश आता है उसी अधिकारी को एक मेल लिख करके भेज दीजिए कि आपने हमें ये आदेश भेजा था, और इस आदेश के बाद हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, हमने सुना है कि ये जो टीका है, ये जो वैक्सीन है, ये अभी ट्रायल पे चल रही है, तो कृपया करके मुझे ये बताइए कि इसका ह्यूमन ट्रायल कब पूरा हुआ। मतलब ह्यूमन ट्रायल में बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं कि इस उम्र के, इस उम्र के, इस उम्र के, हर उम्र के लोगों पे क्या असर होता है, प्रेग्नेंट लेडीज पे क्या असर होता है, बीपी वालों पे क्या होता है, कैंसर वालों पे क्या होता है, ये फला बीमारी पे, ढिमका बीमारी पे, सब पे होता है। बच्चों के लिए आज उनको लोग नहीं मिल रहे वॉलंटियर्स, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। अभी तीसरी डोज लगाएंगे, फिर चौथे डोज लगाएंगे, ये सबको पता चल रहा है। तो उधर लिखना है कि आपको सिर्फ इतना लिखना है कि भाई ये है। दूसरा, मैंने सुना है कि WHO की आधिकारिक रिपोर्ट ये है कि इस बीमारी से मरने वालों की संख्या तो दस्त लगने वालों से मरने वालों की संख्या से भी कम है। 1000 में से 997 लोग खुद से ठीक हो रहे हैं, बिना किसी टीके के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज के, जो कि पहले भी होते थे अपने देश के अंदर। तो हाँ, अमेरिका में मरते थे सीजनल फ्लू से बहुत सारे लोग, वो इस बार भी मरे, लेकिन अब की बार नाम उनका दूसरा रख दिया। लेकिन मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको सिर्फ इतना पूछना है कि ये बीमारी से हमें पता है कि इससे लोग जो हैं वो बीमारी से नहीं मर रहे हैं, बल्कि टीके से ज्यादा मर रहे हैं। तो कृपया इसको स्पष्ट कर दें, पहली बात तो। दूसरा सवाल आपने ये करना है, तीसरा सवाल, कि मैंने सुना है कि इस टीके से बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लकवा मार रहा है, किसी को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो रही है, किसी को ब्रेन हैमरेज हो रहा है, किसी की बॉडी में चुंबकीय प्रभाव आ रहे हैं, तो चिपक रहे हैं। आपके सर्कल में, आपके नॉन में किसी के हुआ हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर उसकी अखबार की या किसी भी तरह की कटिंग जरूर डालिएगा कि हाँ हमारे नॉन में इस बंदे के साथ हुआ, या लिखिए आप इसके अंदर कि हमारे जानकार बंदे कितने मरे। क्योंकि मैं बिचपड़ी गांव का एग्जांपल दे रहा हूं, दूसरी लहर में 10 लोग मरे, 10 के 10 वो लोग थे जिन्होंने दोनों टीके लगवा लिए थे। मेरे मामा का गांव है बिचपड़ी, मैं एक दिन वहां सिंगू बॉर्डर पे बैठा हुआ, वहां सरपंच, पूर्व सरपंच से बात कर रहा था। और बहुत सारे गांव के अंदर इनका नैनो पार्टिकल्स हैं कि इनके अंदर कौन सा सीरम है, क्या है, मैं कुछ नहीं मालूम है। तीसरा, सरकार ने वो कानून क्यों लेकर के आई सरकार, या सरकार ने ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया। चौथा क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर इसका कोई साइड इफेक्ट आता है तो किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाए ना। भाई कौन जिम्मेदार होगा? वो बॉस जिम्मेदार होगा जिसने टीका लगाने के लिए जबरदस्ती की, या सरकार जिम्मेदार होगी, या मतलब केंद्र की सरकार या स्टेट की सरकार, या फिर वो टीके वाली कंपनी, या फिर WHO,
या फिर कौन जिम्मेदार होगा? वो डॉक्टर जिम्मेदार होगा क्या टीका लगाने वाला, या वो संस्थान जिम्मेदार होगा? मान लो आपके कॉलेज ने ये ठेका लगाया, जैसे अभी कुछ लोगों के कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ रहा है, आप अपने रजिस्ट्रार को, कॉलेज के रजिस्ट्रार को, कॉलेज के डीन को, उनको मेल लिख दो कि अगर ऑफलाइन क्लास नहीं लगाई और तुमने टीके की ना लगाने की वजह से तुमने क्लास नहीं लगाने दी, उसकी वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया, तो तुम लोग उसको झेलोगे क्या? किसी बच्चे ने उस बेइज्जती से डरने के लिए, या किसी बच्चे को टीका लगाने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट आता है तो उसका जिम्मेदार वो रजिस्ट्रार होगा या वो यूनिवर्सिटी होगी? कौन होगा? लिख दीजिए आप मेल, आप देखिए जवाब ही नहीं आएगा, आपको टीका लगाने के लिए जबरदस्ती भी नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी नहीं करेगा। बच्चों को अब इन्होंने कॉलेज खोल तो दिए हैं और वो कह रहे हैं कि टीका लगाने के लिए खोले हैं इन्होंने कॉलेज, लेकिन अब जो यूथ है वो खड़ा होगा अब आंदोलन के लिए, और मुझे बड़ी उम्मीद जगी है कि अब यूथ आएंगे आगे और अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे और अपने शरीर को इनका लैबोरेट नहीं बनेंगे और अपने शरीर को इनका सब्जेक्ट मैटर नहीं बनने देंगे। आप अपने बच्चों को बचाइएगा। अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। पता नहीं अपने देश के लोग क्यों इनका खून नहीं खौल रहा, क्यों वो डर नहीं रहे, क्यों वो इनकी इस चाल को समझ नहीं रहे कि रोज़गार कहाँ देंगे हम अपने बच्चों को, पढ़ाई कहाँ करवाएंगे, हम खुद कहाँ रोज़गार, हमारा क्या होगा? मतलब क्या सिर्फ अमीर लोग जीने का हक है? हम लोगों को ये टीके लगा करके मार दिया जाएगा आने वाले वक्त में। कल को हार पा रहा है, क्लाइमेट कंट्रोल आ रहा है, बीमारियों के नाम पे ये लॉकडाउन लग रहा है, कल को क्लाइमेट लॉकडाउन लगने वाला है। कहाँ जाएंगे अब? आप बच नहीं सकते। आपको सर्वाइवल की लड़ाई खुद भी लड़नी होगी, आपको अपने बच्चों को भी लड़ाई लड़ानी होगी। मैंने 1.5 साल में मास्क नहीं पहना है। मैं अपने साथ रहने वाले हर आदमी को साथ में इनकरेज करता हूँ कि जितना चालान भरना होगा मैं भरूंगा, लेकिन आपने मास्क नहीं पहनना है। मेरे साथ गाड़ी में बैठा कोई आदमी मास्क नहीं पहनता है। अपने बेटे को मैंने बोला हुआ है कि मास्क नहीं पहनेगा बेटे। बाहर कोई पुलिस वाला पकड़ता है तो बोल देना मुझे थाने ले चलो, मुझे जहाँ मर्जी ले चलो, एक पैसा नहीं है मेरे पास, रिश्वत भी नहीं दूंगा और चालान के पैसे भी नहीं दूंगा। थाने चले जाना, जेल में जाना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन कोई दिक्कत नहीं है, बट मास्क नहीं पहनेंगे। 2 दिन जेल में रहेगा, हिम्मत आ जाएगी, खुल जाएगी, पता लग जाएगा कुछ भी नहीं होता। इसलिए आपको ये लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना होगा, और रास्ता नहीं है हमारे पास बहुत ज़्यादा, कोई बड़ा रास्ता नहीं है कि हम इस लड़ाई से खुद को बचा लें बगैर फाइटिंग के। मैं नहीं चाहता गिव अप करना, आप भी मत कीजिए, आप लड़ाई लड़िए, और आपकी लड़ाई और कोई नहीं लड़ेगा। विपक्ष को इन्होंने रखा हुआ है, इनकी फाइलें बंद करके मीडिया को खरीदा हुआ है, यूथ को इनका कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद है। कौन बचा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए? केवल आप। और आज लड़ सकते हैं क्योंकि किसान आंदोलन है। इसकी आड़ में जितने मर्जी आंदोलन चल सकते हैं। आज पुलिस की हिम्मत नहीं है किसानी का झंडा लगाओ तो उसकी औकात किसी को रोक दे। इस ताकत का फ़ायदा उठाइए और अपने बच्चों के हकों की लड़ाई लड़िए, अपने डिपार्टमेंट्स को बचाने की लड़ाई लड़िए, अपने गांव की ज़मीनें बचाने की लड़ाई लड़िए, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़िए, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़िए और अपने आप को बचाइए। मैं यही कहूँगा। बाकी अगर किसी साथी का जब क्वेश्चन आया होगा तो मैं उसके जवाब दे देता हूँ और आपसे क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तब तक के लिए आप लोग लिख सकते हैं। आप बताइए कि आपके नोन किस किस के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हुए और आप कैसे लड़ाई लड़ने वाले हैं। अपने पड़ोसियों को भी बताइए, शेयर भी कीजिए, लोगों को भी लिंक इसका भेज दीजिए, लोगों को बताइए। और एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको अपने गांव में लोगों को जगाने के लिए इसके ऊपर डिस्कशन के लिए हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम अपने लोग भेज देंगे। मैं आ जाऊंगा आपके लोगों को जगाने के लिए जहाँ नहीं जागे हैं। नहीं जागेंगे कोई बात नहीं, बट बताते रहना हमारा काम है, उस पर हम जारी रखेंगे। आपके सवाल मैं अभी लेता हूँ, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। और